चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। और आज इच्थियोसिस ये डिजीज है, ये भी काफी, हालांकि बहुत ज्यादा केसेस नहीं आते हमारे पास, लेकिन फिर भी एक केस, दो केस, तीन केस, ठीक है, किसी पे कोई एक साल में या 6 मंथ में, इस तरीके से कहीं ना कहीं देखने को काफी हद तक ये मिल जाते हैं। छोटे बच्चों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये हेरिडिटरी डिजीज है, मतलब ये एक तरीके से जेनेटिक है, जीन्स में चल के आती है। और इस डिजीज के बाद लगभग जो मेन स्किन के प्रोटोकॉल थे वो सारे जो मुझे डिस्कस करने थे वो मैंने कर लिए हैं। और छोटी मोटी चीजें मैं आपको बीच बीच में बताते ही रहता हूँ। बाकी जो हमारा स्किन का क्रॉस वाला फॉर्मुलेशन है, वो दोनों फॉर्मूले वो सभी जगह काम करते ही हैं। इस वाले प्रोटोकॉल के बाद, इस वाली डिजीज के बाद, आज मैं आपको 10 ऐसे थोड़े एक्यूट टाइप के प्रोटोकॉल भी, या जो जनरल प्रैक्टिस में आप लोग यूज करते हैं, उसको भी मैं बाद में 10 प्रोटोकॉल को डिस्कस करूंगा, जो लगभग लगभग फिक्स हैं और मतलब वो काम करते ही हैं। सेकंड वाले हाफ में उसको हम देखेंगे, या इसके बाद, इस क्लास के बाद। अब ये हम ये भी एक्चुअली क्या है, एक तरीके से हाइपर जो क्रेटानाइजेशन है वो ही हमें देखने में नजर आता है। लेकिन एक्चुअली क्या है, ये इसका जो मेन कोज है, हालांकि वो बहुत क्लियर तो नहीं है। हालांकि कुछ इसमें रिस्क फैक्टर जरूर इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन फिर भी जितना स्टडी और जितना रिसर्च इस पे हुआ है, उसमें ये जरूर है कि ये एक तरीके से एक्सेस डिहाइड्रेशन स्किन का इसमें हो जाता है। मतलब जो एक एक बार मैंने बताया था कि स्किन की एक अपनी प्रोटेक्शन लेयर होती है, एक अपना प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, जो जो बहुत ज्यादा वाटर के वेपोराइजेशन होने से रोकता है। जब मैंने स्किन आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि बहुत ज्यादा वेपोराइजेशन होने से वो रोकता है, तो वो उसमें गड़बड़ी होने की वजह से वहां से एक्सेस वेपोराइजेशन होता है, तब ये इस टाइप की स्किन नजर आती है। इसमें इचिंग, पेन, ठीक है, ये टाइप की कंडीशन देखने को मिलती है। और कई बार इसको फिश स्किन डिजीज या फिर स्नेक स्किन डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि कई बार इसमें स्किन, आप लोगों ने इसके पिक्चर अलग अलग देखे। माइक ऑफ कीजिए, किसका माइक ऑफ है, ऑन है? यशवंत कुमार जी, माइक ऑफ कीजिए। तो क्रेटिनाइजेशन का ही ये एक तरीके से डिजीज है। या हम बोले कि भाई इसमें हेट्रोजीनियस स्किन का एक ग्रुप है, वो एक जगह इकट्ठा होकर हमारे इस टाइप के नॉर्मलिटी जो स्किन में है वो दिखाता है। जहाँ पे जो बैरियर फंक्शन होता है स्किन का, वही एक्चुअली इसमें सही तरीके से देखा जाए तो ब्रेक होता है। वही बैरियर या बैरियर जो भी आप बोले, वही बैरियर जो डिहाइड्रेट होने से स्किन को बहुत ज्यादा बचाता है। यानी कि वो केवल अंदर से बाहर वाटर को वेपराइज होने से ही नहीं रोकता है, इवन बाहर से भी जो इंटरडर के थ्रू या बाहर किसी तरीके से कोई फ्लूइड का एक्युमुलेशन ऊपर की लेयर पे हो जाए, तो वहां पे भी ये, उसको भी वो रोकता है। तो उस बैरियर में डिफॉर्मिटी होने की वजह से ही होता है। स्टेटम कोर्नियम पे ही ये भी होता है। और स्क्वेमस सेल जो होते हैं, हमारी एपिथेलियल टिश्यू जो है, उसी पे इसका सब कुछ आपको देखने को नजर आता है। काफी क्रोनिक टाइप की जो डिजीज है वो ये देखने को मिलती है। और इस्टियोसिस वल्गैरिस भी इसको बोलते हैं। हालांकि कई बार कई जगह इसके अलग अलग टाइप भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा कोई खास टाइप वाली चीज हम इसको नहीं बोल सकते हैं। हालांकि हम इसको दो तरीके से डिवाइड जरूर कर सकते हैं। स्टार्टिंग में तो इस्टियोसिस जब मतलब शुरुआती जो रिसर्च थी, जब इसके केसेस सामने आए, तो स्टार्टिंग में यही चीजें निकल के आती थी कि भाई ये हेरिडिटरी जो प्रॉब्लम है, मतलब ये एक एक तरीके से आप इसको बोले के
फैमिली में रन होने वाली या फिर मदर फादर से बच्चे में आने वाली ये डिजीज हो गई। लेकिन बाद में रिसर्च से ये क्लियर हुआ कि ये एक्वायर्ड भी हो सकती है। एक्वायर्ड मतलब ये कहीं ना किसी किसी प्रॉब्लम की वजह से ये आ भी सकती है, किसी अंडरलाइंग डिजीज की वजह से ये शरीर में देखी भी जा सकती है। और इस तरीके से अगर हम चाहें तो इसे दो जगह डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इनहेरिटेड इनहेरिटेड इस्थियोसिस, मतलब जो कहीं ना कहीं जीन्स के थ्रू हमारी बॉडी में जो है आ रहा है और फिर वो आगे बढ़ रहा है। एक्चुअली न्यू बॉर्न बेबी को जो कुछ होते हैं, जितनी बार भी होता है, मैक्सिमम जो केसेस हैं तो वो न्यू बॉर्न बेबी के ही हैं, और उसमें ये इनहेरिटेड स्थियोसिस ही देखने को मिलता है। हालांकि जहां भी इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, चाहे वो होम्योपैथी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, या होम्योपैथी को तो छोड़ दो, वहां तो खैर बहुत सारे सिम्टोमेटिक तरीके से होता है, तो वहां पे दोनों का ट्रीटमेंट एक ही तरीके से रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये बाय बर्थ है तो फिर चीजें थोड़ी बहुत हमारी भी इसमें चेंज हो सकती है, और कई बार इसमें हायर पोटेंसीज का हम यूज कर सकते हैं। यानी कि आप इसको इनहेरिटेड बोल सकते हैं, या कंजीनेंटियल इस्थियोसिस भी बोल सकते हैं, जो मतलब एक तरीके से बाय बर्थ किसी को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसको एक्वायर्ड भी मैंने बोला, दूसरा टाइप इसका हो सकता है एक्वायर्ड इस्थियोसिस। एक्वायर्ड इस्थियोसिस में मतलब कोई अंडरलाइंग डिजीज या किसी वजह से हमें देखने को मिले। अब वो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? एक्वायर्ड मतलब किसी को बाद में डेवलप हुआ है, मिडिल एज में डेवलप हुआ है, ठीक है। ये या तो बायबोर्न होगा, मैक्सिमम जो केसेस हैं। मैक्सिमम इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आ, इसमें बोला कि 100 में से 80%, 90% जो केसेस हैं वो तो बाय बर्थ ही होते हैं। उसके अलावा जो एक्वायर्ड केसेस हैं वो मिडिल एज के ही मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। मिडिल एज मतलब आफ्टर 30 के आसपास, आफ्टर 35 के बाद। तो एक्वायर्ड में होगा क्या, किसी को जैसे थायराइड होती है, किसी को बहुत क्रोनिक या बहुत ओल्ड टाइम से, बहुत पुराने टाइम से चली थायराइड है, अंडर खासकर अंडर एक्टिव थायराइड है, उसमें ये देखने को मिलता है। और क्रोनिक किडनी डिजीज में भी ये देखने को मिल सकता है। इसके अलावा HIV इन्फेक्शन में भी ये देखने को मिल सकता है, और लिम्फोमा में भी ये देखने को मिल सकता है। इनमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती है अगर एक्वायर्ड है तो, बाय बर्थ नहीं है अगर तो। सिम्टम में इसके आपको स्किन में दिख ही रहा है कि भाई बहुत ड्राई स्किन इसकी देखने को मिलेगी, और स्केली तो होगी, मतलब परत तो इसमें दिख रही है बहुत सारी, लेकिन उस तरीके से फ्लेयर, या बोलूं कि मैं जो पपड़ी उतरने वाले होता है सोरियासिस जैसा, वो इसमें नहीं रहता है। स्किन का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल फिश जैसी ऊपर से देखने से लगती है वो, या फिर जो कुछ स्नेक भी ऐसे होते हैं जिनकी स्नेक स्किन भी ऊपर से ऐसी देखने को होती है। तो ऐसी स्किन इसमें कंटिन्यूअस वहां पे लगातार वो है वो बनी रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई जैसे सोरेसिस वाले को किसी को हुआ है और उसको वो जो स्केलिंग है वो नहाने से फिर ऑयलिंग करने से उसकी साफ हो जाती है, इसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये थोड़ी डीप होती है। इसमें क्रैक भी आप देख रहे हैं, ठीक है। स्किन में अपने अलग साइन इसमें बन जाते हैं, लाइन सी लाइनें जो वगैरह है वो इसमें निकली रहती है। कई बार किसी बच्चे को या बेबी को आप देखेंगे तो बहुत बुरी स्थिति में आपको वो देखने को मिलेगा, उसके पूरी बॉडी में भी ये देखने को मिल सकते हैं। इवन बेबीज में तो पूरी बॉडी में ही रहती है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं उनकी एज भी ज़्यादा नहीं रहती, बहुत ज़्यादा दिन वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उतना अच्छा ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि उतने फास्ट या उतनी डीप एक्टिंग या फिर बोले लॉन्ग लास्टिंग रिकवरी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि पहले तो सब या तो ऐसी जगह ये बच्चे होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं और उनके पास किसी भी टाइप का इलाज कराने के लिए पैसा नहीं होता है। उसके अलावा अगर कहीं कुछ सक्षम लोगों में ये डिजीज देखने को मिल जाए तो वो पहले मॉडर्न मेडिकल साइंस के या किसी के भी लेवल पे बहुत ज्यादा उसको बिगाड़ के और बहुत क्रोनिक कंडीशन में होने के बाद वो फिर होम्योपैथी या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के पास जाते हैं। फिर वहाँ कितने दिन हम सरवाइव कर पाए, सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यही रहता है। और वो होम्योपैथ भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ भी
उसको बहुत अच्छी, उस रोल को बहुत अच्छे से प्ले भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंसर के पेशेंट भी होते हैं जो जिनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है कि अ, भाई अब इनकी सेवा कर लो और इतना दिन अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही अभी मैं कल डिस्कस करने वाला था आपके साथ, और जो स्किल डेवलपमेंट वाला हमारा इंस्टीट्यूट है, मैंने पहले भी आपको बताया था, वहाँ पे एक लड़का काम करता है, उसकी मदर यहाँ ऋषिकेश में एम्स में एडमिट थी, और उनको डिटेक्ट हुआ जो है इंटेस्टाइन का कैंसर। और उनको उन्होंने भेज दिया कि भाई मुश्किल से 4 से 5 दिन ये, या ज्यादा से ज्यादा 10 दिन जो है जी पाएंगे, इनकी सेवा कर लीजिए आप। उसके बाद फिर उन्होंने एक दो जगह और एक आध दिन दिखाया, फिर मुझे पता चला, मैंने उसको बुलाया उस लड़के को, और फिर क्योंकि पेन की बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत ज्यादा पेन, इंजेक्शन से भी वो आराम नहीं हो रहा था, तो कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन और कुछ हायर 1000 में, कुछ 5000 में भी एक दो चीजें मेरे पास थी, वो कंटिन्यूअस जो है हमने चला रखी है उनकी एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी। ये तो हम नहीं कहेंगे कि भाई कितने दिन सरवाइव कर पाए, क्योंकि स्टेज तो बहुत बुरी कंडीशन है, और कभी भी वो फट भी सकता है अंदर, लेकिन इतना है कि पेन में बहुत ज्यादा रिलीफ है। वो जो चिल्लाने वाली कंडीशन थी वो नहीं है, बना तो हुआ है कंटिन्यूअस, लेकिन अ, वैसा नहीं है कि बहुत बुरी स्थिति वाला है। वो मैं शेयर करूंगा आपके साथ एक्सटर्नल एप्लीकेशन भी। तो ऐसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक्सटर्नल एप्लीकेशन बहुत बहुत ज्यादा मिरेकल है, और मैं ये बोलूंगा एक रिवोल्यूशन है एक्सटर्नल एप्लीकेशन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। होम्योपैथी में ठीक है, क्रोनिक डिजीज में काफी चीजें चलती हैं, वो सरवाइव भी करा देते हैं, लेकिन एक्सटर्नल एप्लीकेशन उनके पास नहीं है। हालांकि कुछ कंपनीज कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन निकाल रही है, लेकिन मैं श्योरली गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो कंप्लीटली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी तरीके से ही उनको प्रिपेयर कर रहे होंगे। मतलब मदर टिंचर से वो 3 बार डाइल्यूट करते होंगे उसको D3, और फिर वो उसको D3 में वापस D3 या D4 में बना के दे रहे हैं। D3 में दे रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा कलर उन एक्सटर्नल एप्लीकेशन में होता है। स्किन की उस चीजों में बहुत सारी दे रहे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि HRD, रेस्टा इंडिका, और एचिनेशिया और सल्फर, ये तीन, एक आध और चीज जो है, बहुत एक स्कैब ऑयल आता है होम्योपैथी में, उसमें दे रहे हैं। अब इनको देखा जाए तो हम क्या है, HRD रेस्टेंडी का मतलब आप नीम का मदर टिंचर डाल रहे हैं, मतलब नीम ऑयल आपने बना दिया, ऑयल में वो डलते ही नीम ऑयल बन गया। फिर आप उसमें सल्फर मतलब गंधक डाल रहे हैं, तो वो आयुर्वेद से आएगी चीज होगी, गंधक से ईचिंग जो है वो कंट्रोल होती है। एचिनेशिया, फिर आप जानते हैं हमारे भी L1 में है वो, उससे भी इन्फेक्शन कंट्रोल होते हैं, सेकंड इन्फेक्शन से जो है बचाया जा सकता है। इसके अलावा ओसिमम सैंड, तुलसी वगैरह वो उसमें जो है ऐड करके, और दूसरे प्लांट भी देते हैं। तो देखा जाए तो ये कोई होम्योपैथी प्रिंसिपल है ही नहीं। इवन जितने भी सारे जो आपके पेटेंट हैं, जो खासकर बड़ी कंपनीज हैं, वो सब इसी तरीके से काम करती हैं, क्योंकि होम्योपैथी में सिंगल रेमेडी का प्रचलन ज़्यादा है। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि डॉक्टर हैनमैन हालांकि बहुत बूढ़े थे उस टाइम जब काउंट मेटी थे, लेकिन डॉक्टर हैनमैन के बाद जो डॉक्टर्स हुए हैं, उन्होंने जरूर काउंट मेटी जी को, हमारी पैथी के जो जनक है, उनको फॉलो किया होगा, क्योंकि इतने बेहतरीन रिजल्ट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ने उस टाइम भी दिए थे। तो ये चीजें उसमें हैं, और इसलिए हमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में देना चाहिए। और अभी भी आज यहाँ आने से पहले क्लिनिक में लास्ट जो पेशेंट था मेरा, एलर्जिक राइनाइटिस का था, और वो नाक में बहुत बुरी स्थिति थी। हालांकि मैंने उसका एग्जामिन किया, नाक में उसकी हड्डी या मांस तो बढ़ा हुआ नहीं है कुछ भी, लेकिन कुछ ऑब्स्ट्रक्शन जरूर नजर आ रहा था मुझे, कुछ ना कुछ। दूसरा थोड़ा थोड़ा माइंड लेवल पे भी था उसका, मतलब वो नाक से बार बार नाक को ऐसे कि नाक बंद हो गया, फंस गया, तो उसको वो अंदर से हवा बार बार उसमें निकाल रहा था। अब उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने पहले जो बिल्कुल बीच वाला एरिया है नाक का, या बोलूँ मैं रूट ऑफ द नोज, यहाँ पे मैंने पहले उसको D4 में आरी का अप्लाई किया, ऐसे ही उंगली से उसके हाथ में 10 बूंद डाल दिए, बोला यहाँ पे अप्लाई करो 1 मिनट तक। फिर उसके बाद 5 मिनट बाद मैंने Y D4 में डाल दिया, वो अप्लाई करने के उसके लिए
रूट ऑफ द नोज पे। और उसकी जो फूक थी जो नाक से बार बार वो बाहर निकाल रहा था, वो ये समझो कि लगभग 80% तक रिड्यूस हो गई। और फिर मैंने उसको बाद में और चीजें दे दी, मेडिसिन और दूसरी चीज। तो ये मैं बता रहा हूँ कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन इतने तरीके से काम करता है। इवन जो पेन कॉम्प्रेस भी मैंने आपको बताया था आरी वाला, उसको आप बना के रखेंगे तो 80% केस में वो विद इन मिनट, 1 मिनट 2 मिनट में आपको, किसी के घुटने में दर्द है, कंधे में दर्द है, ठीक है, पैर में, कहीं भी किसी भी जॉइंट में पेन है, वहां पे आप उसको ऐसे थोड़ा बहुत अप्लाई नहीं करना है, ठीक सा 20 25 30 बूंद 40 बूंद आप डाल देंगे उस पर आराम से, तो वहां पे वो साथ के साथ, ये आरी का बहुत बड़ा इफेक्ट है, आर और डब्ल्यू दोनों उसमें थे, दोनों का इफेक्ट है उसमें बहुत ज्यादा, साथ में F2 भी है, S5 भी है। तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन हमें ध्यान रखनी है। तो हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, तो ऐसे पेशेंट जो हमारे पास आते हैं जो इधर उधर से घूम के आ रहे हैं, ठीक है, क्रोनिक डिजीज है, और वो वाकई यही सोच के आते हैं कि हो सकता है यहाँ से कुछ हो जाए, और वहां से कुछ हो जाता है, उनका विश्वास भी बन जाता है फिर, और धीरे धीरे चीजें जो है चली आती हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ के खासकर, कि जो जो पेशेंट बिल्कुल मरणासन थे, मतलब उनकी स्थिति बहुत डाउन थी, लगभग 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना बचा था, वो कई कई साल तक सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के कैंसर के जो पेशेंट्स हैं। तो इसलिए एक तरीके से ये होप की पैथी है, ठीक है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इज ए पैथी ऑफ होप, मतलब बहुत बोले फ्यूचरिस्टिक जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक तरीके से फ्यूचरिस्टिक है। आवाज सही आ रही है मेरी? जी कोई सर। बताए प्लीज। हाँ जी, हाँ जी सर। कम तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है बिल्कुल सर। थोड़ा कम है सर। किसी ने लिखा चैट बॉक्स में कम आ रही है, नंदलाल जी, जी नंदलाल सर, जी। कम आ रही, कम आ रही, किसी ने लिखा है। आ रही है अभी भी कम। जी जी ठीक है। तो जब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी ऐसी चीजें, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की भी फिर आप देखें कड़ी से कड़ी, सेल से सेल जुड़ती जाएगी, जैसे सेल से सेल जुड़ के टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, तो वैसे ही एक पूरा क्लस्टर बन जाएगा। जहां आप बैठते हैं, जहां प्रैक्टिस करते हैं, वहां पे क्रोनिक केसेस जरूर रहेंगे, लेकिन बात यह है कि आपको कब मौका मिले चीजों को देखने के लिए। जब आपके पास आएंगे तो आपको उसको सोचना है, समझना है, देखना है, और फिर चीजों को आगे बढ़ना है। इसलिए ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है। बाकी एक्सटर्नल एप्लीकेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, स्किन डिजीज में भी, पेन में भी। ये हमारी जो भी हम प्रोटोकॉल देते हैं उसको एक एड प्रोवाइड करता है, ये समझ के चलिए आप कि 30% एड आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ तक के 30% रिलीफ होने पे तो पेशेंट का विश्वास ही बन जाता है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट वही आते हैं जो जिनको बहुत ज्यादा जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में चीजें लेने के बाद अब वहां पे भी असर जो है खत्म हो गया, या दूसरे ऑर्गन पे इफेक्ट जाने लगता है। तो ये चीजें, अब आप देखिए, एक और चीज मैं शेयर करूं आपको, एक अभी 2 दिन पहले मैं डिस्कस कर रहा था आईटीपी, इडियोपैथिक जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें प्लेटलेट अपने आप ही बहुत ज्यादा कम होने लगती है। कल परसों ही मैं आपको डिस्कस कर रहा था, और उसका रिजल्ट मुझे आज एक मिला है। क्या, एक पेशेंट चल रहा है अभी मेरे पास, और उनका जो स्टेरॉइड है वो लगभग 2 साल से स्टेरॉइड पे है, और ओमना कार्टिल जो है उनका, ये समझिए आप 60 mg के आसपास और उनका चल रहा है, वो काफी दिन से चल रहा है। लेकिन जब भी 60 से वो 40, डॉक्टर उसको 40 करता था, तो प्लेटलेट एकदम से फॉल हो जाती थी। मतलब पहले 1.5 लाख के आसपास चलती थी, 60 mg पे चलती थी, और 40 mg पे करते ही वो 1 लाख से नीचे, और कंटिन्यूस 1 लाख से नीचे ही रहती थी।
फिर डॉक्टर सोचता है कि सेट हो गई 1 लाख से, वो 30 करते थे उसको, तो फिर वो 50,000 के आसपास। यानी कि ये समझिए कि 20 mg से कंटिन्यूअस 2 साल से स्टेरॉइड कम नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको S5 का 1000, वेन 1 का 1000 ये स्टार्टिंग में दिया। उससे मुझे कोई इफेक्ट नजर नहीं आया। वही चीजें सामने आई कि 40 से 30 करते फिर फॉल हो गई। अब पिछले हफ्ते S5 का 10,000 की एक डोज उनको दी गई थी, और उसके 3 दिन बाद उनका स्टेरॉइड कम करने के लिए उनको बोला गया। और आज उन्होंने जो है चेक किया, पहले 40 mg से 30 mg करने के बाद जो प्लेटलेट थी वो आ जाती थी एकदम से 1 लाख के आसपास। इस बार पिछली जब 40 स्टेरॉइड चल रहा था ओमना कार्टिल, तो प्लेटलेट थी 1,40,000, 40-42,000 के आसपास, और अब वो बढ़ गई है 1,52,000। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि स्टेरॉइड कम हुआ है, प्लेटलेट बढ़ी है, तो ये S5 10,000 का ही इफेक्ट है। ऑटो इम्यूनिटी पे इतना अच्छा असर जो है S5 रखता है। W भी है, वेन 1 भी है, S1 भी है, L1 भी है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट केस में कई बार तो ट्राई भी करना होता है, ठीक है ना, साथ में। हालांकि प्लेटलेट का कॉम्बिनेशन भी मैंने दिया हुआ है, लेकिन मुझे पता है उसका कोई खास असर नहीं होगा जब वहां पे ऑटो इम्यूनिटी ही डिस्टर्ब हो रही है। तो अब उनको 15 दिन बाद उनको S10 का 10,000 फिर देना था, लेकिन अब मैंने बोला कि 10 दिन पे ही लेना है। और जो ओमना कार्टिल है उसको 30 mg से 20 mg कर देना है 8 दिन बाद, और फिर टेस्ट करानी है 2 दिन बाद। देखते हैं फिर क्या होता है। तो ये अपना इस्थियोसिस हो गया इसका। हालांकि कोज मैंने आपको बताया कि मोस्टली तो इनहेरिटेड ही है, और कई बार एक्वायर्ड भी होता है अंडरलाइंग डिजीज की वजह से, जो मैंने आपको बताया उनकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और देखा जाए तो वही है कि वाटर का जो लॉस है या वेपराइजेशन है वो बहुत फास्ट होता है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें इसमें, तो कॉम्प्लिकेशन इसके, आप स्किन तो जानते ही हैं कि स्किन का टेक्सचर, कलर, सब कुछ बहुत बेकार हो जाता है। और इसके अलावा ओवर हीटिंग, बहुत ज्यादा जो गर्मी है पेशेंट में रहती है, अंदर से उसको लगता है जैसे जल रहा है, बिल्कुल एकदम आग के जैसा जलने जैसी उसकी चीजें महसूस देंगी वहां पे। और क्योंकि वेपराइजेशन ज्यादा होता है, एक तो पहले से ही ज्यादा हो रहा है, ऊपर से स्किन में क्रैक भी आ गए, ठीक है, और उसका जो बैरियर है वो भी टूट गया, तो उसको पसीना बहुत ज्यादा आने की कंडीशन रहेगी ऐसी स्किन होने के बाद। यानी कि हाइपर हाइड्रोसिस भी उसको देखने को मिल सकता है। इसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, और होते हैं, जो मैंने बताया जहाँ पे बहुत ज्यादा केयर अवेलेबल नहीं है, और या केयर अवेलेबल नहीं हो सकती है, ऐसी जगह या ऐसे जो केसेस होते हैं वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन, क्योंकि स्किन में क्रैक हो जाते हैं, फिर गंदगी वहाँ पे, मिट्टी या धूल जो भी चीजें हैं वो, और क्योंकि इन्वायरमेंट भी वैसा ही होता है, बहुत ज्यादा कुछ वो लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं गरीब होने की वजह से, तो वहाँ पे सफाई का उतना ध्यान नहीं है, ठीक है। घर भी उनके खुले ही रहते हैं मैक्सिमम, क्योंकि ये केसेस निकल के भी उधर से ही काफी ज्यादा आते हैं। इवन इतना रेयर तो ये केस है ही, लेकिन इसको बिल्कुल कंप्लीटली इनक्योरेबल डिजीज में रखा गया है। और होम्योपैथी में कुछ केस, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी कुछ केसेस ऐसे रजिस्टर्ड हैं जो ठीक हुए हैं, 100% ठीक हुए हैं। तो यहाँ इन दोनों पैथी में ये इनक्योरेबल तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि ये टिपिकल है, उतना इजी नहीं है, टाइम टेकिंग भी है, लेकिन ये बिल्कुल भी अनट्रीटेबल नहीं है। खासकर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्गन पे काम करने वाली रेमेडीज कहीं भी अवेलेबल हैं, जैसे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में है, तो वहाँ पे मैक्सिमम डिजीज को ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि डिफॉर्मिटी बस ये डिपेंड करता है कि डिस्ट्रक्शन किस लेवल का हो चुका है, वो रिकवरी के चांसेस उसमें कितने बचे हैं, क्योंकि रीजनरेट करने की, रीस्ट्रक्चर करने की क्षमता इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडीज में है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी
प्लांट्स में है, जो प्लांट सेट किए हैं मैटी जी ने। अब आप देखिए जैसे सी ग्रुप हम पढ़ते हैं, तो सी ग्रुप में रस्टोक्स सब पूरी जगह रस्टोक्स को रखा गया है, कोनियम मैक्युलेटम को सब में रखा गया है। मतलब सी ग्रुप को पूरा डिवाइड कर दिया ऑर्गन और सिस्टम से रिलेटेड, कि भाई ये ओवरी, ठीक है, और यूट्रस जैसी प्रॉब्लम है, इनके कैंसर हैं तो C1 वहां से काम करेगा, ऐसे C2 अपनी जगह, C3 अपनी जगह। सी ग्रुप के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया भी था आपको, पुराने ग्रुप में मैं C1 का इंट्रोडक्शन शेयर करूंगा अभी जल्दी ही। तो ये एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से उसमें पिरोया गया है। खैर अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ये मीटिंग भी एंड होने वाली है, सेकंड मीटिंग जल्दी से कनेक्ट करेंगे सब लोग, फिर उसमें मैं लगभग 9-10 जो है फॉर्मुलेशन बहुत अच्छे से आपको डिस्कस करूंगा। अगर हम फिक्स ट्रीटमेंट की बात करें तो सब एक्सटर्नल जो एप्लीकेशन है वो तो फिक्स रहेगा ही रहेगा। एक्सटर्नल एप्लीकेशन हमेशा फिक्स इसमें रहेगा, लगभग सभी केस में आप यूज करेंगे, क्योंकि ये हमें ऊपर की लेयर पे ही दिख रहा है। वो है SA2, S5, C5, F2, APP, Y and G। बहुत क्रैक्स नजर आते हैं, ठीक है, और तो आप जी का यूज करेंगे, अदरवाइज वाई का बहुत अच्छा रूल इसमें रहता है। और थोड़ा मेडिसिन कम रखी जाए इसमें, ऐसा नहीं कि एकदम से D4 आप यूज करें। आप चाहें तो जैसे हम 60 ड्रॉप 30 ml में डाल के उसको बनाते हैं, D4 क्या को लेके चलते हैं, मतलब 30 ml में 3 ml मेडिसिन, तो आप उसको 30 ड्रॉप ना करके 50 ड्रॉप कर दो। मतलब थोड़ा सा रेशो हम उसको बढ़ा देते हैं मेडिसिन का, ठीक है। डायल्यूशन तो मानो आप वही रहेगा, रेशियो डायल्यूशन मैंने उस दिन आपको बताया भी था, जब हम मेडिसिन कम करते हैं तो क्या होता है। तो इसको आप बनाएं, कोकोनट ऑयल में बना सकते हैं, और सर्दियों में चाहे तो वैसलीन में भी बना सकते हैं, या ग्लिसरीन में भी बनाया जा सकता है सर्दियों में। अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन का डर लग रहा है, या वहाँ पे दिखता है कुछ ऐसा कि सेकेंडरी इन्फेक्शन हो चुका है या हुआ है, तो आप चाहें तो ग्लिसरीन में भी इसको लगा सकते हैं। ग्लिसरीन में भी ये अच्छे से वहाँ पे काम करेगा। अब बात आती है कि भाई ट्रीटमेंट क्या करना है इसमें। तो आप देखो इसमें S5 C5 का रोल तो मैं मान के चलता ही हूँ, क्योंकि ये आपको अपर स्किन की लेयर पे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली इसमें क्रैक्स इसमें आ जाते हैं, और तब ये केवल एपिडर्मिस की प्रॉब्लम ही नहीं रहती, फिर ये डर्मिस लेयर में भी इफेक्ट डालने लगती है। तो तब आपको C3 का यूज भी करना इसमें जरूरी हो जाता है। तो या तो आप क्रॉस फॉर्मुलेशन यूज कर सकते हो जो मैंने आपको बताया, और नहीं तो आप S5, क्योंकि थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और थोड़ा सेंस उस टाइम हमें थोड़ा सा देखना होगा कि भाई किस टाइप का है। एक जनरलाइज फॉर्मूला मैं क्लियर कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा इधर उधर जब पेशेंट आता है, जब तो वहाँ पे चीजें देखने को मिलती हैं। S5 C3 और C5 दोनों ऐड कर दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। L1 एंड WE, इसको लेके चलिए आप D30 के आसपास से, और नीचे को आना है। बहुत बुरी स्थिति में आप चाहें तो 200 से भी नीचे को आ सकते हैं एक बार, लेकिन मैं 200 इसको इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए मैं एक दूसरा फॉर्मुलेशन आपको
बताने जा रहा हूँ उसमें जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो भी क्लियर होगा, हुआ है तो भी और नहीं हुआ है तो उसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। ये आप चाहे तो डेली इसको दे सकते हैं कुछ दिन तक, 1 टाइम, वंस ए डे, किसी भी टाइम। अदरवाइज वैन 200 को भी दिया जा सकता है, अकेली को भी। लेकिन ये क्योंकि हमें थोड़ा सेकेंडरी इन्फेक्शन और एंटी बैक्टीरियल जैसी चीज़ों से बच के चलना है, तो फिर ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। हालांकि अगर वहाँ से कुछ चिपचिपा गाढ़ा गाढ़ा सिक्रेशन भी आपको देखने को मिलता है, तो फिर आप यहाँ पे L2 ना यूज करके A2 को यूज करेंगे। लेकिन मैं उसके लिए दूसरा फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ। फिलहाल ये तो नॉर्मल हो गया, A2 C5 वैन 1 वर 1 G, ये 200 में। अगर वूजिंग जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, मतलब थोड़ा डार्क गाढ़ा सिक्रेशन वहाँ पे देखने को मिलता है, तो उस टाइम ये जरूर यूज करना है। और ये तभी करना है जब ऐसा होगा, अदरवाइज ये ड्रॉप ही वहाँ पे कंटिन्यूअस चलती रहे। तो ये है ही। बाकी आप इसको बहुत ऐसी डिजीज मान के चले, जैसे कैंसर होती है उसी टाइप की डिजीज आप इसको मान के चले। बहुत जल्दी से ये आदमी को डीके करती है, बहुत जल्दी से उसकी लाइफ जो है वो छोटी होती चली जाती है, क्योंकि इतनी तेजी से डीके तो स्किन पे हो ही रही है, लेकिन मेंटली इफेक्ट बहुत ज्यादा उस पर देखने को पड़ता है। तो हमें मेंटली चीजों को मैनेज जरूर करना है। मेंटली चीजों को मैनेज करने के लिए A2 S5 C5 F2 और W, ये हेड कॉम्प्रेस जरूर यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मेरी बुक में भी मैक्सिमम जो डिजीज से रिलेटेड है वहाँ जहाँ इस्तेमाल होना है वहाँ ये लिखा हुआ है। मैं आपको भी कंटिन्यूअस डे फर्स्ट से ही बता रहा हूँ। वेबसाइट में भी मेरी बहुत सारी पोस्ट में इसको मैंने बताया, और बहुत सारे लोगों ने रिजल्ट भी इसके जो दिए, रहता ही है हमेशा। तो ये कंटिन्यूअस ऐसे लोगों को जब खासकर अगर एक्वायर्ड इस्थियोसिस देखने को मिलता है, जहाँ बाद में डेवलप हुआ है कोई अंडरलाइंग डिजीज की वजह से, बाकी छोटे बच्चे को भी जो है ये लगाया जा सकता है। हालांकि उतना मेंटल इफेक्ट छोटे बच्चे पे, न्यूबॉर्न बेबी पे तो चीजें नहीं होती हैं। और कोई सरवाइव कर जाता है बच्चा 9 साल 8 साल 10 साल, तो हो सकता है उसके माइंड पे इफेक्ट पड़े। लेकिन मैं बताऊं ये बहुत बुरी न्यूबॉर्न बेबी, इसमें जो लाइफ सर्वाइवल रेट है वो आप मान के चलो 5% भी नहीं, वो 5